नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 7 जून और 7 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिए ताकि हर एक क्वेश्चन तक आपकी रीच अच्छी पहुंच पाए और एग्जाम में किसी चीज को छोड़ने की जरूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, Which two departments jointly organized a round table on exports of livestock and their value-added products in New Delhi? नई दिल्ली में पशुधन और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात पर आयोजित गोलमेज बैठक का आयोजन किन दो विभागों ने संयुक्त रूप से किया? ऑप्शन है आपके एपीडा और FSSAI, DAST एंड नीति आयोग, एपीडा और DAST या ICAR एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एपीडा और DAST। इन दो डिपार्टमेंट्स ने मिलकर पशुधन और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात पर आयोजित गोलमेज बैठक का आयोजन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एपीडा और DAST, पहले इनकी फुल फॉर्म ध्यान रख लें आप लोग। एपीडा की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और DASD होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इन दोनों ने संयुक्त रूप से पशुधन और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात पर गोलमेज बैठक आयोजित की। 12.56% की वृद्धि के साथ भारत का पशुधन निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 5,114.19 मिलियन US तक पहुंच गया और 9 राज्यों को FMD यानी कि फूड एंड माउथ डिजीज फ्री जोन के रूप में चिन्हित भी किया गया है। अगला सवाल, Who has been appointed as a brand ambassador for Dettol's new icy cool personal care range? डेटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी या ऋषभ पंत। तो भी हाल ही में डेटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो MS धोनी जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। डेटॉल ने अपनी नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज लॉन्च की जिसमें साबुन, बॉडी वॉश और हैंड वॉश शामिल है। इस रेंज को गर्मियों में पसीने के इतना हटाओ, बस इतना ध्यान रखना आपको कि हाँ, डेटॉल ने अभी MS धोनी को अपने आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी पसीना है तो ये सब पंचायत हटाइए। अगला सवाल है, Who inaugurated the Chenab Rail Bridge, the world's highest railway arch bridge? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा या फिर अश्विनी वैष्णव। तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। आईफिल टावर से भी ऊंचा हो गया है ये। और यह उद्घाटन USBRL प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का पूरा करता है जो कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है। अगला सवाल है, Who will preside over the commissioning ceremony of India's first anti-submarine warfare shallow water craft, अरनाला? भारत के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अरनाला के कमिश्निंग समारोह की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शन है आपके एडमिरल R हरि कुमार, जनरल अनिल चौहान, वाइस एडमिरल राजेश पेंधारकर या फिर राजनाथ सिंह। तो भारत के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट, इसका नाम है अरनाला। इसके कमिश्निंग समारोह की अध्यक्षता जनरल अनिल चौहान जी करेंगे जो इस समय पे हमारे देश के CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ बस इतना पूछेगा कि भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कौन सा है, नाम दे देंगे 4 में, तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम है अरनाला। बलिया नाला नहीं, सिर्फ अरनाला।
18 जून 2025 को भारतीय नौसेना का पहला ASW/SWC जहाज अरनाला विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशनिंग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम में इसका कमीशन होगा। इस समारोह की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी करेंगे। अरनाला को GRSE कोलकाता ने एंड L&T शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर PPP मॉडल पर तैयार किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सफलता का प्रतीक है। अगला सवाल है, हु चेयर्ड द मीटिंग ऑन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन भारतीय भाषा इन हायर एजुकेशन इन इंदौर? उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर इंदौर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता किसने की? अब यहाँ दो क्वेश्चन, पहला अध्यक्षता किसने की है और दूसरा उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जो बैठक आयोजित हुई है ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो इंदौर। ऑप्शन है आपके धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर सुकांता मजूमदार, संजय कुमार या डॉक्टर विनीत जोशी। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर इंदौर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंदौर में उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर संसद की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, AICTE, UGC और भारतीय भाषा समिति के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री ने मातृभाषा आधारित शिक्षा, समावेशिता और भारतीय संस्कृति विरासत को संरक्षित करने पर जोर दिया है। अगला सवाल, which two organizations jointly hosted the 5th stakeholder consultation on AI readiness assessment methodology RAM in India? भारत में AI तत्परता मूल्यांकन कार्यप्रणाली RAM पर 5वें स्टेक होल्डर परामर्श सत्र की मेजबानी किन दो संस्थाओं ने संयुक्त रूप से की? ऑप्शन है आपके नीति आयोग और गूगल, DRDO और माइक्रोसॉफ्ट, IIT दिल्ली और मेटा या फिर यूनेस्को और मेटी। तो भारत में AI तत्परता मूल्यांकन कार्यप्रणाली RAM पर 5वें स्टेक होल्डर परामर्श सत्र की मेजबानी यूनेस्को और मीटी ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी मत रखिएगा, रेडिनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी है। यूनेस्को और मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जून 2025 में नई दिल्ली में रैम पर 5वां और अंतिम परामर्श सत्र आयोजित किया है। इस सत्र में सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत से 200 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। उद्देश्य था इसका भारत में AI को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ अपनाने के लिए एक नीति रिपोर्ट तैयार करना, यह संस्थागत और नियामकीय ढांचे पर को मजबूत करती है। अगला सवाल है, विच कंट्री रिसेंटली ड्रॉप्ड द टाइटल फादर ऑफ द नेशन फॉर इट्स फाउंडिंग लीडर शेख मुजीबुर रहमान? किस देश ने हाल ही में अपने संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के राष्ट्रपिता शीर्षक को हटा दिया है? ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश समय बहुत चर्चा में है और इस वजह से एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। पहला चीज आपका जो करेंसी उसका चेंज हुआ है, वो मतलब चेंज किया, उसमें जो इनका यही शेख मुजीबुर रहमान जी का उसमें फोटो था वो हटा दिया गया। दूसरा, फादर ऑफ नेशन इनको कहा जाता था, जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन गांधी जी हैं, वैसे वहां पे ये थे, लेकिन अब इनको हटा दिया गया। मदर ऑफ नेशन भी नहीं रखा गया इनको। तो ऑप्शन से आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो आपको मालूम हो चुका है कि इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 3 जून 2025 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो कि प्रोफेसर ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में लिबरेशन वॉर एक्ट से शेख मुजीबुर रहमान का फादर ऑफ नेशन टाइटल हटा दिया। इससे पहले सरकार ने नई मुद्रा नोट भी जारी किए थे, जिन पर अब मुजीब की तस्वीर नहीं है। यह कदम 1971 के मुक्ति संग्राम की आधिकारिक व्याख्या को दोबारा गढ़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे देश में राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस शुरू हो चुकी है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन इलेक्टेड टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्न में से किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया या लातविया? तो लातविया जो देश है हमारा, इस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, नॉन परमानेंट मेंबर होगा ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नए अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट सदस्य देशों को यूएनएससी के लिए चुना। अब वो हैं कौन कौन? तो एक तो आपको पता चल गया कि लातविया है, दूसरा है आपका बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये तीन बहरीन भी है, कोलंबिया भी है, तो ये दोनों पहले से थे और यहाँ सवाल में पूछा कि पहली बार कौन जुड़ा है। अच्छा, लातविया को पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया, यह एक ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धि है। और बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और लाइबेरिया, ये सभी का कार्यकाल जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक रहेगा। तो 5 अस्थायी नए सदस्य कौन कौन जुड़े हैं यूएनएससी में? पहला है आपका लातविया, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और लाइबेरिया। अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन जून 25। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, एस महेंद्र देव या कौशिक बसु। तो ये हाल ही में एस महेंद्र देव जी को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 5 जून 2025 को एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह विकास, अर्थशास्त्र, कृषि और ग्रामीण नीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इस पद की पूर्णकालिक जिम्मेदारी के कारण उन्होंने एक्सिस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा भी दे दिया। आखिरी क्वेश्चन हमारा, हु इनॉग्रेटेड द क्रिटिकल मिनरल सेमिनार एंड लॉन्च द NCMM आउटरीच फोरम इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल सेमिनार का उद्घाटन और NCMM आउटरीच फोरम की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है आपके पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी या हरदीप सिंह पुरी। तो भी हाल ही में क्रिटिकल मिनरल सेमिनार का उद्घाटन हुआ और वहां पर NCMM आउटरीच फोरम की शुरुआत की गई और ये किया गया है जी किशन रेड्डी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारे क्वेश्चन का। गृह मंत्री, कोयला और खनन श्री जी किशन रेड्डी ने क्रिटिकल मिनरल सेमिनार का उद्घाटन किया और NCMM आउटरीच फोरम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM के तहत हुआ, जो स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, डिजिटल और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। इस मंच का उद्देश्य है नवाचार, निवेश और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना ताकि भारत क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो यहाँ हमारा सेशन समाप्त होता है। टॉप हमारे 10 आज के करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे। अगर लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करिएगा, कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि डेली के करंट अफेयर्स आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।